हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईजीएम लर्निंग पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण कहते कैसे हैं। उसके बाद हम द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि द्विघात समीकरण कहते कैसे हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि द्विघात समीकरण होती कैसी है। तो जो समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो समीकरण इस फॉर्म में लिखी जाती हैं वो सारी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो समीकरण इस फॉर्म में लिखी जाएंगी वो सारी समीकरण द्विघात समीकरण कह जाएंगी। ए के स्थान पे कोई और वैल्यू हो सकती है, बी के स्थान पे भी कोई और वैल्यू हो सकती है, सी के स्थान पे भी कोई और वैल्यू हो सकती है। और यहाँ प्लस के स्थान पर कोई और चिन्ह हो सकता है, यहाँ प्लस के स्थान पर नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, यहाँ भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो अब हम ये जान चुके हैं कि द्विघात समीकरण कहते कैसे हैं। जो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखी जाती है वो सारी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती हैं। अब हम आगे सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। उसके लिए हमें क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन से हम आपको समझाएंगे द्विघात समीकरण सॉल्व कैसे की जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं बहुत इजी सा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 बराबर 0। इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस समीकरण के गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा गुणनखंड करते कैसे हैं। यह लास्ट पद है 12 और एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है कुछ भी। जब एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं होता है तो उसे हम क्या मान लेते हैं, 1। मतलब कि जब एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक हमें नहीं दिख रहा है तो इसको हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें एक ही जगह पे भी तो कोई वैल्यू चाहिए। एक ही वैल्यू यहाँ कुछ दिख नहीं रही तो इसे हमने मान लिया 1। अगर हम समीकरण इसको 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें तो यहाँ पर एक ही वैल्यू आ गई 1, v की वैल्यू आ गई 7 और c की वैल्यू क्या है 12। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर रहे हैं तब समीकरण 1 को हमने ये वाली समीकरण माना है और समीकरण 2 को ये माना है। अब हमें समीकरण 2 के गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें a और c की गुणा करनी पड़ेगी। a और c की गुणा, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 12। जब a और c की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12। अब हमें v के जगह मतलब कि 7 के हमें ऐसे मान लाने पड़ेंगे जो जोड़ने पर 12 आए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जोड़ने पर 12 आए, 7 के ऐसे टुकड़े करें कि जोड़ने पर 12 आए। अब ये हमें कैसे पता चला कि जोड़ने पर 12 आए। अगर c से पहले मतलब कि 12 से पहले, 12 को c मान ले, c से पहले अगर पॉजिटिव चिन्ह है तो हमें वैल्यू जोड़ कर लानी है, मतलब कि 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ के आए। और अगर 12 से पहले नेगेटिव चिन्ह है तो हमें वो 12 घटा कर लाने हैं। तो यहाँ पर 12 से पहले है पॉजिटिव चिन्ह तो इसको हमें जोड़ कर लाना पड़ेगा। तो 12 के हम करते हैं गुणनखंड। 12 के हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से कैंसिल करते हैं, 2 6 12। उसके बाद 2 3 6, 3 किसी से कटेगा नहीं, 3 कटेगा 1 से, 3 एकम 3। अब हमें 7 को जोड़ के ऐसी वैल्यू बनानी है कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12। 2 और 2 हो जाएंगे 4 और 4 और 3 7। 2 और 2 4 और 3 7। मतलब कि अगर v की वैल्यू हम यहाँ पर 4 प्लस 3 रख दें तो 4 3 12 भी हो रहे हैं और 4 और 3 7 भी हो रहे हैं। अब हम समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, इसको हम सॉल्व करते हैं
तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, 7 को हम कैसे लिखेंगे, 4+3, 4+3 एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी यहाँ पे +12 बराबर 0। अब ये तो आप समझ गए होंगे 4 और 3 7 हम कैसे लाएं, 4 और 3 7 ऐसे लाएं क्योंकि 12 से पहले प्लस का चिन्ह था तो हमें वैल्यू जोड़कर लानी है, इसीलिए हम वैल्यू को जोड़कर लाए, 4 और 3 7 किया है। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो हम 7 को माइनस करके कैसे भी गुणनखंड बनाते, पर ये पॉसिबल नहीं है इस सवाल में, इसीलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस से दिखाते हैं। अगर इस सवाल में हम आपको माइनस से दिखाएंगे कि माइनस से कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर 4x की गुणा होगी तो 4x ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, 3 की x से गुणा होगी 3x प्लस 12। अब यहाँ इन दोनों में से x कॉमन तो क्या लिखेंगे x। अब इस वाले पद में से इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ से x चला गया तो यहाँ बचा 4। अब हमें इन दोनों में से कॉमन क्या निकालना है, इन दोनों में से कॉमन ले लिया 3, यहाँ बचा इस वाले पद में बच गया x और इस वाले पद में क्या बचा 3 चला गया तो यहाँ कितना रह गया 4 बराबर 0। अब इन दोनों, ये पहला पद है x+4 और दूसरा पद क्या है 3x+4, इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है x+4, x+4 को लिख लिया बाहर। अब यहाँ क्या बचा x और यहाँ बचा 3, इसको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं x+3 बराबर 0। ये है मैंने आपको इस समीकरण का x² + 7x², सॉरी 7x होगा ये स्क्वायर नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गई, 7x होगा +12, मतलब कि x² + 7x + 12 का गुणनखंड हमने दिखा दिया x+4 x+3। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ x² नहीं था क्योंकि x² + bx + c होता है, ये मिस्टेक हो गया था। तो आपको x² + 7x + 12 के गुणनखंड निकल के आएंगे x+4 x+3। अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू भी निकालनी हो तो पहले x की वैल्यू क्या आएगी, पहले x+4 को रख लेते हैं बराबर 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी -4, और यदि x+3 को 0 के बराबर रखेंगे, x+3 बराबर 0, तो यहाँ से वैल्यू x की निकल के आएगी 3। तो यहाँ से x के 2 मान निकल के आ गए, एक तो आया -3 और एक आया -4। पर इसकी में कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये सवाल यहाँ तक सॉल्व करना था, इस वाली लाइन तक, क्योंकि हमें सिर्फ गुणनखंड निकालने थे। तो x² + 7x + 12 के गुणनखंड आए हैं x+4 x+3। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी समझ में आई होगी, बहुत आसान तरीके से हमने गुणनखंड करना सिखाया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।